नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राकेश बलोदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो आज अपन बात करेंगे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संलग्न। इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो पहले के 2 वीडियो में अपन ने करा दिए हैं, तो वो वीडियो की प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके वीडियो देख सकते हैं। इनका जो पहले के वीडियो हैं उनका जो लिंक है वो आई बटन में मिल जाएगा, तो आई बटन से भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं। आपको पता है कि जो ये अपनी लाइव क्लास चल रही है ये सभी प्रकार की लाइब्रेरी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता है कि डीएसएसबी का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके साथ साथ अभी पंजाब पीएसएसबी की एग्जाम होने वाली है 18 जुलाई की। इसके साथ साथ ही बिहार में भी लाइब्रेरियन वैकेंसी आने वाली है, या किसी भी प्रकार का जम्मू कश्मीर का लाइब्रेरियन एग्जाम होने वाला है, केरल में लाइब्रेरियन एग्जाम है। तो किसी भी प्रकार की लाइब्रेरियन एग्जाम है उसके लिए अपना क्या रहने वाला है, वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला है? क्योंकि कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? तो आपको पहले वीडियो की पूरी बातें सुननी है, उसके बाद ही कमेंट करना है। जब भी वीडियो देखो पूरा वीडियो देखा करो ताकि सारे टॉपिक आपका क्लियर हो। जो आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि पुस्तक चयन के सिद्धांत, यानी कि लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल। तो पुस्तक चयन के सिद्धांत होता है। पुस्तक चयन के सिद्धांत सभी प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस प्रकार से पुस्तकों का चयन करना चाहिए। मेलविन डेवी ने कौन सा सिद्धांत दिया, मैकॉलविन ने कौन सा दिया, एफ.डब्ल्यू. ड्रूरी ने कौन सा दिया, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने कौन सा दिया। तो ये सारी क्या आपके सभी प्रकार के जो लाइब्रेरियन एग्जाम होते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, यूजीसी नेट तक के एग्जाम हो, किसी भी प्रकार की कोई भी एग्जाम हो, उसमें सभी में क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो अपन बात करेंगे डिटेल पूर्वक सभी क्वेश्चन की बात करेंगे। कोई भी क्वेश्चन में आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो। इसके साथ साथ ही इस प्रकार के अपन ने 1500 क्वेश्चन या 2000 क्वेश्चन की एक पीडीएफ तैयार की है, तो वो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या मेरे व्हाट्सअप नंबर दिए गए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप उन पीडीएफ के बारे में जानकारी ले सकते हो कॉल करके। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। अपन का आज का लाइव सेशन का पहला क्वेश्चन है कि हु गिव द प्रिंसिपल द बेस्ट बुक फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लेस्ट कॉस्ट। यानी कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किसने प्रलेखों के चयन के संबंध में कम से कम लागत से अच्छी पुस्तक को अधिकतम संख्या में सिद्धांत किसने दिया। तो इसका जो ये थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या घुमा रखा है, सीधा बता देता हूँ मैं। यानी कि कम लागत पर, न्यूनतम लागत पर बुकों में अपन को मिलता है न्यूनतम, यानी कि बात बोलता है न्यूनतम लागत पर अधिकतम पाठ को हेतु, न्यूनतम लागत पर अधिकतम पाठ को हेतु सर्वोत्तम ग्रंथ प्रदान करना। ये जो सिद्धांत है पुस्तक चयन का, ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा? मेलविल डेवी के द्वारा। मेलविल डेवी के द्वारा ये सिद्धांत कब दिया गया था? तो मेलविल डेवी के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया आपका कब? सन 1879 में। कब दिया गया? 1879 में आपका सिद्धांत दिया गया था मेलविन डेवी के द्वारा। तो इसमें यही सीधी सीधी बात कही है। इसके द्वारा पुस्तक चयन के अन्य सिद्धांत किन किन ने दिए, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी प्रकार के एग्जाम का ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना। अपन के पास आपको पता है कि 20 से प्लस ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, तो इनके लिए आप परचेज कर सकते हो। किसी भी प्रकार का ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना। 1-2 या क्वेश्चन तो 2 या 2 से अधिक क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। जो अपन पेपर सोल्व कर रहे हैं इसमें भी पहले पूछा गया। तो दूसरा पुस्तक चयन का सिद्धांत वो दिया था किसने? मैकॉलविन ने। यहाँ पे आपको नाम तो नहीं है, मैकॉलविन। दूसरा सिद्धांत दिया था मैकॉलविन ने। मैकॉलविन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। यानी कि सीधी सीधी बात कर लेते हैं कि मांग का सिद्धांत। जो डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी दिया था, मांग का सिद्धांत मैकॉलविन ने दिया। कब दिया? सन 1925 में। इसमें क्या कहा मैकॉलविन ने कि जिस प्रकार की जो भी कोई पुस्तकालय में कोई पाठक आता है तो वो जिस प्रकार की पुस्तक की मांग करता है उसको उसी प्रकार की पुस्तकें देनी चाहिए। ये किसने कहा? मैकॉलविन ने कहा था। इस प्रकार से भी आता है कई बार क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा व्यक्ति कहा था जिसने कि जिस प्रकार की पुस्तक की पाठक मांग करता है उसे उस प्रकार की पुस्तक देनी चाहिए। तो यह था आपका मैकॉलविन सन 1925 में। सन सभी की पूछी जाती है। इसके बाद आपका तीसरा व्यक्ति आया था जिसने पुस्तक चयन का सिद्धांत दिया, वो है एफ.डब्ल्यू. ड्रूरी नाम का व्यक्ति था। इसके द्वारा जो पुस्तक चयन का सिद्धांत दिया गया वो कब दिया गया? वो दिया गया आपका सन 1930 में। कब दिया गया? सन 1930 में। इस व्यक्ति ने क्या कहा कि सही समय पर, यानी कि सही समय पर देख लेना मात्रा का थोड़ा, सही समय पर सही पुस्तक, यानी कि सही समय पर सही पाठक को सही पुस्तक प्रदान करना। सही समय पर सही पाठक को सही पुस्तक प्रदान करना, ये क्या किसके द्वारा दिया गया सिद्धांत? एफ.डब्ल्यू. ड्रूरी के द्वारा दिया गया 1930 में। इसमें एक छोटी सी बात याद रखना कि इसमें से ऐसे देता है कि कौन सा सिद्धांत है जो आयु पर निर्धारित है। तो इनमें से कौन सा जो एक सिद्धांत है वो आयु पर निर्धारित करता है, तो आपका कौन सा? एफ.डब्ल्यू. ड्रूरी के द्वारा दिया गया। क्यों? क्योंकि सही समय पर सही पाठक को सही पुस्तक प्रदान करना। यदि कोई बालक छोटा बच्चा आता है तो उसको किस प्रकार की पुस्तक
देनी चाहिए, यदि कोई वर्द आता है पुस्तक लेना तो उसको किस प्रकार की पुस्तक देनी चाहिए, ये इन्होंने कहा कि सही समय पर, इनकी उनका समय देखकर, उनकी आयु देखकर उनको निर्धारण करना चाहिए कि किस प्रकार की पुस्तक देना चाहिए। तो इसका आयु में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल किस सिद्धांत में है, तो वो एफ.डब्ल्यू. ड्रूरी के द्वारा दिया गया सन 1930 के सिद्धांत में है। इसके बाद अपने डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा दिया गया, कब सिद्धांत दिया गया, तो उन्होंने एक लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन नाम की पुस्तक लिखी थी। वो कब लिखी, सन 1952 में, तो इसका विकास किया 1952 में, तो उस पुस्तक का विकास किया था। और इसके बाद बात कर लेते हैं वो पुस्तक प्रकाशित कब हुई थी, तो वो पुस्तक आपकी प्रकाशित हुई थी सन 1966 के आसपास। तो जो ये पुस्तक में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने तीनों व्यक्तियों के मिश्रण कर दिया सिद्धांत को, यानी कि पहला मेलविन डेवी के द्वारा दिया गया, दूसरा मैकॉल्विन और तीसरा आपका एफ.डब्ल्यू. ड्रूरी, तीनों के सिद्धांतों को क्या किया है, मिश्रण प्रस्तुत किया है। तो ये भी पूछा जाता है कि किस व्यक्ति ने तीनों सिद्धांतों का मिश्रण प्रस्तुत किया है, तो आपके कौन हो जाएंगे, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। इनकी सन नहीं पूछी जाती है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो लगभग क्वेश्चन तो आपको सभी को अच्छे से पढ़ लेने। एक बार जब भी वीडियो देखो, पूरा वीडियो देखा करो। जिन जिन के एग्जाम है तो आप उनको क्या करना है कि जिन जिन के एग्जाम में एक बार वीडियो को रिवीजन कर लिया करो, ताकि आपको टाइम थोड़ा स्पीड बढ़ा लिया करो वीडियो की। अगला अपना क्वेश्चन है कि निवारक सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन वाज द फर्स्ट स्टैंड, यानी कि जो परिसंचरण की निवारक प्रणाली है वो सर्वप्रथम किस देश में शुरू की गई थी। क्योंकि आपको पता है ऊपर वाले अपन पढ़ गए हैं बुक सिलेक्शन के सिद्धांत, और ये आपकी कौन सी है, परिसंचरण। ये अपन बात कर लेते हैं पत्रिका प्रबंधन की विधियां। अब अपन बात कर लेते हैं कि इसका सबसे पहले राइट आंसर क्या होगा, इसके बारे में 4-5 महत्वपूर्ण बात करेंगे। सबसे पहले निवारक जो प्रणाली है इसका प्रयोग आपका किया गया था यूएसए में। ये कहाँ पे, अमेरिका में। अमेरिका में कैसे किया गया, इसकी थोड़ी सी आपकी छोटी सी कहानी याद रखनी है। ये है क्या निवारक, तो ये आपकी क्या है, परिसंचरण, बुक परिसंचरण की एक विधि है। बुक परिसंचरण की क्या है कि विधि है। बुक परिसंचरण की आपकी कौन कौन सी 2 विधियां हैं, तो बुक परिसंचरण की एक विधि तो है आपकी निवारक, और दूसरी है निन्ना ए ब्राउन। कौन सी, जो ब्राउन ने, निन्ना ए ब्राउन के द्वारा दी गई थी, निन्ना ए ब्राउन के द्वारा दी गई थी। ब्राउन ने पत्ती, वो क्या आपकी बुक परिसंचरण की। जबकि आपको कई बार पढ़ते हो कि सर ये त्रिपत्रक और कार्डेक्स क्या है, तो त्रिपत्रक और कार्डेक्स क्या है, ये आपकी पत्रिका प्रबंधन की विधियां हैं, जबकि बुक परिसंचरण की नहीं है। ये आपकी पत्रिका प्रबंधन की 2 विधियां हैं। कौन कौन सी, त्रिपत्रक और कार्डेक्स। जबकि परिसंचरण की कौन सी हैं, निवारक और ब्राउन ने पत्ती। अब बात कर लेते हैं इनकी सभी की चारों की बातें करेंगे। वीडियो थोड़ा सा क्या होगा, आज बड़ा होगा। तो बात कर लेते हैं कि जो निवारक पत्ती है कहाँ पे बनाई गई थी, तो ये अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में, यानी कि न्यू जर्सी शहर के न्यूयॉर्क सार्वजनिक पुस्तकालय में बनाई गई। कौन से में, न्यूयॉर्क सार्वजनिक पुस्तकालय में इसका क्या किया गया, सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया था, आपका निवारक पद्धति रख दिया गया। यह पत्ती किसने बनाई और कब बनाई थी, तो इस पत्ती का निर्माण है, इस पद्धति का निर्माण है, इस प्रणाली का निर्माण है, वो किया गया था सन 1900 में। कब, सन 1900 में। किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था जॉन कॉटन डाना के द्वारा क्या किया गया, इस पद्धति का निर्माण किया गया था। कौन सी का, निवारक पत्ती का। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट बात है, उसको ध्यान रखना कि ये क्या है कि ये बड़े पुस्तकालय में, यानी कि जो बड़े पुस्तकालय होते हैं, बड़े पुस्तकालय में पुस्तकों परिसंचरण के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो वो प्रयोग किया जाता है आपका परिसंचरण निवारक का। और जबकि पूछ ले कि छोटे पुस्तकालय में, यानी कि छोटे व मध्यम आकार के पुस्तकालय में पुस्तकों हेतु कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो वो आपका किया जाता है ब्राउन ने का। कौन सा, ब्राउन ने विधि का प्रयोग किया जाता है इस प्रकार। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि निवारक जो पत्ती है इसमें आपके कुल कितने कार्ड होते हैं, तो इसमें कुल 2 कार्ड होते हैं। पहला कार्ड होता है आगम कार्ड और दूसरा कार्ड होता है निर्गम कार्ड, जिसमें एक कार्ड क्या दिया जाता है, पाठक को दिया जाता है, और एक कार्ड क्या आपको पुस्तकालय में रखा जाता है। इन कार्डों की साइज क्या होती है, तो इन कार्डों की साइज होती है 12.5 × 7.5 क्या होती है, इनकी साइज होती है। आपको सेमी में भी पूछ सकता है, इंच में भी पूछ सकता है, लेकिन क्या आपकी ये सेमी में है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अगली पत्ती की बात कर लेते हैं, तो अगली है आपकी ब्राउन चॉर्जिंग सिस्टम। तो ब्राउन चॉर्जिंग सिस्टम क्या है, तो ब्राउन जो पत्ती है इसका निर्माण है वो निन्ना ए ब्राउन के द्वारा किया गया। कब किया गया था, तो वो किया गया था आपका सन 1895 में। कब किया गया दोस्तों, सन 1895 के आसपास किया गया था। इसकी थोड़ा सन का थोड़ा क्या कर लेना, आपको क्लियर कर लेना है। तो चलो अपन अगले की बात कर लेते हैं। त्रिपत्रक और कार्डेक्स की अपन क्या कर चुके हैं, कल बात कर चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा आपको कल देख लेना कल के वीडियो में। अगला अपना क्वेश्चन है कि द मेन यूज ऑफ द सेल्फ लिस्ट इन लाइब्रेरीज, यानी कि पुस्तकालय में सेल्फ सूची का मुख्य उपयोग किया जाता है। तो पुस्तकालय में जो सेल्फ सूची होती है उसका मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है, सेल्फ सूची होती क्या है, आपको पहले तो ये ध्यान रखना है। तो सेल्फ लिस्ट क्या होती है, तो इसका मुख्य उपयोग किया जाता है आपका भंडार सत्यापन में, यानी कि स्टॉक वेरिफिकेशन में। यहाँ पे देख लेना इंग्लिश में क्वेश्चन को 2 बातों का हमेशा ध्यान रखना। लाइब्रेरी के एग्जाम देने जाओ तो क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको पढ़ना है। तो स्टॉक वेरिफिकेशन में क्या किया जाता है, सेल्फ लिस्ट की
महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि जो भंडार सत्यापन है, स्टॉक वेरिफिकेशन है, ये आपका किस नाम से जाना जाता है? वार्षिक सत्यापन। यानी कि ये वार्षिक सत्यापन के नाम से जाना जाता है। और वार्षिक सत्यापन क्या होता है कि एक साल के बाद क्या होता है कि पुस्तकालय की वार्षिक निधि, यानी कि पुस्तकालय की जो वास्तविक है, वार्षिक नहीं दोस्तों, वास्तविक पुस्तकालय की वास्तविक निधि को जांचने का कार्य किया जाता है। यानी कि पुस्तकालय में देखा जाता है कि कितनी पुस्तकें हैं वो कट गई हैं, फट गई हैं, या कितनी पुस्तकें हैं जिनकी जिलबंदी की आवश्यकता है। यानी कि जो पुस्तकें कट फट गई है उनको जिलबंदी भी करनी है, या जो ज़्यादा कट फट गई है अपन जिसकी जिलबंदी नहीं कर सकते उन पुस्तकों को क्या करना है? पुस्तकालय से बाहर करना है। वो भी क्या कहलाता है? आपका स्टॉक वेरिफिकेशन कहलाता है। तो ये क्या आपका वार्षिक सत्यापन के नाम से जाना जाता है। पुस्तकालय की वार्षिक जो वास्तविक निधि होती है उनको जांचने का कार्य करता है स्टॉक वेरिफिकेशन। तो स्टॉक वेरिफिकेशन जो वास्तविक निधि को जांचता है वो किसके आधार पर जांचता है? तो वो आपका जांचता है किसके आधार पर? पुस्तकालय में शेल्फ लिस्ट होती है उनके आधार पर ही जांचता है। अब अपन कई एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पुस्तकालय में चोरी की गई, इनकी पुस्तकालय में चोरी भी तो होती है पुस्तकें। कई ऐसे भी पाठक जाते हैं जो क्या करते हैं कि पुस्तकों के पेज फाड़ लेते हैं या उनको चोरी कर लेते हैं। तो पुस्तकालय में चोरी की गई पुस्तकों का अपन पता कैसे लगाएंगे? तो वो अपन लगाएंगे स्टॉक वेरिफिकेशन से, यानी कि किसे? भंडार सत्यापन से। जो वार्षिक सत्यापन किया जाता है उस समय अपन क्या करते हैं कि जो अपना परिसंचरण, जो परिसंचरण का नाम आ रहा है दोस्तों आपका सेशन रजिस्टर होता है, सेशन रजिस्टर में अपन बुक संख्या को मिलाते हैं और इसमें जो बुक संख्या मिलान नहीं होती है तो उस बुक को क्या मान लिया जाता है? उसे पुस्तकालय से हटा दिया जाता है और उस पुस्तक को चोरी की गई या गुम की गई पुस्तक मान लिया जाता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना। स्टॉक वेरिफिकेशन का कार्य, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कार्य पुस्तकालय में कौन सा विभाग करता है? तो ये पुस्तकालय में अनुरक्षण विभाग है। अनुरक्षण विभाग को इंग्लिश में कहते हैं मेंटेनेंस सेक्शन। मेंटेनेंस सेक्शन है वो क्या करता है? पुस्तकालय में स्टॉक वेरिफिकेशन का कार्य करता है। तो इस प्रकार सभी क्वेश्चनों का छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनका सभी का ध्यान रखना। अपने द्वारा आपको पता ही है कि 1400 वन लाइनर क्वेश्चन बनाए। वन लाइनर क्वेश्चन ये होते हैं कि स्टॉक वेरिफिकेशन का कार्य कौन सा विभाग करता है? अनुरक्षण विभाग। अनुरक्षण विभाग और कौन से कार्य करता है? पुस्तकालय समिति क्या होती है? इस प्रकार के क्वेश्चन अपन ने बना दिए हैं 1400 क्वेश्चन, तो आप वो अपने देख सकते हैं, उनका प्रारूप आपको भेज देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय में निर्णय लेने का अधिकार किसका होता है? तो हु हैज़ द राइट ऑफ द टेक डिसीजन इन द लाइब्रेरीज, यानी कि पुस्तकालय में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है? तो पुस्तकालय में निर्णय लेने का अधिकार वैसे तो पुस्तकालय समिति के पास होता है। किसके पास होता है? पुस्तकालय समिति के पास होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रखा है? ऑप्शन के आधार पर करेंगे तो वो होता है पुस्तकालय अध्यक्ष को। तो पुस्तकालय में निर्णय लेने का अधिकार पुस्तकालय अध्यक्ष को होता है। वैसे यदि पुस्तकालय अध्यक्ष की जगह पुस्तकालय समिति लिखा जाए, यानी कि क्या जाए? पुस्तकालय समिति, तो पुस्तकालय समिति को भी क्या होता है? पुस्तकालय में निर्णय लेने का अधिकार होता है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल के जनक निम्नलिखित में से कौन है? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ना। यानी कि पूछा है कि फादर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल, तो इसके जनक कौन है? इसके जनक आपके हो जाएंगे F.W. टेलर। कौन हो जाएंगे? F.W. टेलर। F.W. टेलर क्या है? आपके वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक हैं। कौन हो जाएंगे? वैज्ञानिक। सीधा सीधा पूछता है। अब बहुत पेपर है, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे तो आपको जो भी एग्जाम से पहले जो तैयारी करो तो उसके अनुसार आपको पहले क्वेश्चन भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं। तो आपका जो वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक है, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है? तो आपका कौन है? F.W. टेलर। एक F.W. टेलर के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था, कार्यात्मक सिद्धांत। कार्यात्मक सिद्धांत पे किसके द्वारा दिया गया? तो F.W. टेलर के द्वारा दिया गया था। सीधा सीधा रट लेना। वैसे इस कार्यात्मक सिद्धांत में बहुत बड़ी बातें हैं तो वो आपको नहीं याद रखनी है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन क्या है? अगला इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन दिया गया है अपना कि डॉक्यूमेंट्स बुक आर द रिकॉर्ड इन द सेशन रजिस्टर अकॉर्डिंग टू। तो इसमें आपको हिंदी में इस क्वेश्चन को पढ़ लेना है कि परिग्रहण पंजिका में प्रलेखों पुस्तकों का अभिलेखन के अनुसार किया जाता है। तो जो पुस्तकालय में परिग्रहण का कार्य है वो आपको मैंने बता दिया कि परिग्रहण का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो आपका करता है अर्जन विभाग, जिसको बोलते हैं अर्जन विभाग। अधिग्रहण सेक्शन, अधिग्रहण, अर्जन विभाग अधिग्रहण सेक्शन, या बोलते हैं एक्यूजेसी सेक्शन। एक्यूजेसी सेक्शन, तो एक्यूजेसी सेक्शन, अर्जन सेक्शन, अधिग्रहण विभाग ये क्या करता है कि परिग्रहण का कार्य करता है। ये किस अनुसार करता है? तो आपको पता है कि पुस्तकों का चयन कौन सा विभाग करता है? तो यही विभाग करता है। पुस्तकों का चयन करेंगे, पुस्तकों का चयन करने के बाद उन पुस्तकों को अपन क्या करेंगे? खरीदेंगे, और खरीदने के बाद उनका बिल भुगतान करेंगे, और बिल भुगतान करने के बाद उन पुस्तकों को क्या करेंगे? अपन पुस्तकालय में लेके आएंगे। तो पुस्तकालय में लेके आने के बाद उनको पुस्तकालय में भी तो चढ़ाना पड़ेगा कि अपन कोई भी सामान लेके आते हैं या अन्य किसी प्रकार की कोई सामग्री लेके आते हैं तो उनको अपन क्या करते हैं कि घर में ऐड कर लेते हैं। तो पुस्तकालय में जो पुस्तकें आएंगी, पुस्तकालय में पुस्तकों की प्राप्ति दिनांक, उनकी प्राप्ति यानी कि वो जो खरीदी की पुस्तकें अपन पुस्तकालय में लेके आएंगे उनकी दिनांक के अनुसार क्या किया जाता है? सेशन रजिस्टर में उनको चढ़ाया जाता है। तो किस विभाग के द्वारा?
तो आपका एक जैसी सेक्शन हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको क्या कर रखना है, ध्यान रखना है। इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा आपको डिटेल पूर्वक बता रहा हूँ। वैसे आप कहीं भी और भी देख सकते हैं क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपना जो मैटर है लगभग ऑथेंटिक मैटर आपको मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला अपना क्या है, गुलिक, यानी कि दो व्यक्ति थे एल उर्विक और लुथर गुलिक, दोनों का नाम याद रख लेना। एक तो था एल उर्विक, एक तो नाम व्यक्ति का नाम था एल उर्विक और एक का नाम था लुथर गुलिक, एक का नाम था लुथर गुलिक, यहाँ पे लिखा हुआ है, के द्वारा दिए गए प्रबंधन कार्य। तो ये आपके क्या, इनके द्वारा प्रबंधन कितने कार्य दिए गए थे, 7 प्रबंधन कार्य, योजना, संगठन, कार्मिक या कार्मिक की जगह कर्मचारी, समन्वय, निर्देशन, और 2 कौन से हो जाएंगे। तो उन 2 की बात कर लेते हैं। इनके द्वारा जो 7 दिए गए थे प्रबंधन कार्य, उन प्रबंधन कार्यों का विकास किया गया था सन 1929 में, और उनका जो प्रकाशन कार्य किया गया वो किया गया सन 1937 में। इन 2 व्यक्तियों के द्वारा 7 दिए गए थे। कौन कौन से थे, तो आपके 7 इस प्रकार से थे, POSDCOR और B। ये क्या दिए गए थे आपके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये दोनों 7 हैं, 5वां यानी कि कोऑर्डिनेशन, छठा और 7वां, ये 7 प्रबंधन के कार्य दिए गए थे। इनकी प्लेइंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बस्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब होता है रिपोर्ट, प्रतिवेदन, और बस्टिंग का मतलब होता है बजट। तो इसमें से आपको देख लेना कि कौन सा हो जाएगा, यानी कि रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन और बजट तैयार करना। ये 7 कार्य दिए गए थे, तो इसको 7 कार्यों को पढ़ लेना। 2 ही पढ़ना है, POSDCORB, इसको रट लेना। एक क्वेश्चन हमेशा आता है POSDCORB में, मतलब पूछता है कि P का क्या होता है, प्लेइंग, योजना, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी पूछ लेगा, लेकिन एक जरूर पूछेगा। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन का तत्व नहीं है। इंग्लिश में भी देख लेना, ज़्यादा देखो इंग्लिश में, हिंदी में बात करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगता है, आपको भी पता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन, तो नियोजन अपन क्या करते हैं कि कोई भी कार्य नियोजन करते हैं, यानी कि नियोजन करते हैं तो अपन क्या क्या कार्य कर सकते हैं, नियोजन करते हैं तो अपन नीतियाँ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, नीतियाँ बनाते हैं, योजना बनाते हैं, नीतियाँ बनाते हैं, योजना बना सकते हैं, अन्य गतिविधियाँ करते हैं, नीतियाँ बनाते हैं, योजना बनाते हैं, अन्य गतिविधियाँ करते हैं, अपन लक्ष्य का भी क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। यानी कि अपन कोई भी पहले प्लानिंग बनाते हैं, नियोजन प्लानिंग एक ही बात होती है, यहाँ पे देख लो, अपन कोई भी प्लानिंग बनाते हैं, अपन प्लानिंग बनाते हैं जैसे कि अपने को क्या करना है कि पंजाब लाइब्रेरी में लगना है, बहुत अच्छी पोस्टें आई हैं, और पंजाब लाइब्रेरी देखो, किसी भी प्रकार की लाइब्रेरी की एग्जाम हो, कैसी भी हो, आपको पता है कि भीड़ कम है थोड़ी, इस प्रकार से आपको अच्छी तैयारी करनी है, अच्छा कंपटीशन फाइट करना है। तो अपन क्या करते हैं, पहले पंजाब लाइब्रेरी की तैयारी की सोचते हैं, तो अपन क्या करते हैं, पहले थोड़ी सी क्या करेंगे, उसके लिए थोड़ी नीतियाँ बनाएंगे, यानी उसके लिए थोड़ी थोड़ी प्लानिंग बनाएंगे कि अपन को कौन से मैटर पढ़ना है, यानी अपन को एग्जाम टाइम में कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, कौन से क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट हैं, किस प्रकार से अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो अपन उनके क्या करते हैं, नीतियाँ बनाते हैं, गतिविधियाँ करते हैं, सारी गतिविधियों करने के साथ उनको जो योजना भी बनाते हैं कि अपन को पढ़ना है, अपन टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन अपन लक्ष्य, यानी कि अब लक्ष्य का निर्माण करते हैं, अपन लक्ष्य पाना होता है अपना पंजाब लाइब्रेरी, लेकिन अपन परिणाम की क्या नहीं कर सकते, परिणाम कौन सा, यानी अपन परिणाम का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि परिणाम आगे किस प्रकार का रहेगा, क्या रहेगा, वो अपने आगे परिणाम डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नियोजन का कौन सा तत्व नहीं है, तो नियोजन का तत्व कौन सा नहीं है, आपका परिणाम नहीं है, कि कितना क्या इसकी मेरिट जाएगी और जाएगी, वो इसका अपने ध्यान ही नहीं लगा सकते पेपर से पहले। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है कि परिणाम को अपन पहले डिसाइड नहीं कर सकते, बाकी कार्य अपन कर सकते हैं, नियोजन के अनुसार प्लानिंग बना सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला अपना क्वेश्चन है कि उन राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए आय का मुख्य स्रोत है जहां पर पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया है। तो जिन राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किए गए हैं उनमें से पुस्तकालय अधिनियम लागू, वहां पे आय का क्या स्रोत है, तो आय का स्रोत आपका केंद्रीय सरकार दिया गया ऑप्शन में, दान, उपकार, पुस्तकालय उपस्कर और यूजीसी, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा पुस्तकालय उपस्कर। जहां पे पुस्तकालय अधिनियम पारित कर दिए गए वहां पे आय का स्रोत है पुस्तकालय उपस्कर। इनके पुस्तकालय उपस्कर में भी बहुत होते हैं कि कौन कौन किन राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय उपस्कर लिया जाता है, कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको पहले की वीडियो देख लेने, मैंने आपको सभी बातें बताई है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि जब भी आप वीडियो देखने बैठो तो आपको यदि टाइम नहीं हो तो वीडियो की स्पीड बढ़ा लिया करो, एक बार सुन लिया करो, सुनने से ज़्यादा याद होता है। अपन जब भी कोई फिल्म देखते हैं तो उन फिल्म में क्या होती है कि आपने 3 घंटे की स्टोरी होती है, और उस 3 घंटे की स्टोरी में अपन को लगभग मैटर उसका याद रह जाता है कि कौन सा हीरो है, कौन सी हीरोइन है, कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे घूम रहे हैं, क्या क्या फिल्मों में सीन है, किस प्रकार से थोड़ी, यानी कि फिल्म में कहाँ पे क्या विलन का क्या हो रहा है, रोल क्या हो रहा है, इस प्रकार से अपन उसको फिल्म को सारी बता सकते हैं। अपन अपने दोस्तों को बताते हैं कि यार वहाँ पे उस फिल्म को देख के अपने बहुत मजा आया, तो अपन क्या करते हैं कि वीडियो देख के याद कर सकते हैं। लेकिन यदि आप उसी प्रकार 3 घंटे में उस बुक की स्टोरी पढ़ोगे, उस फिल्म की, तो आपको थोड़ा बहुत
बहुत ही कोई एक आधी लाइन याद रहेगी कि उसमें कौन सी हीरोइन थी, क्योंकि लगभग हीरोइनों के नाम सभी को याद रहते हैं और कौन सा हीरो था। इसके अलावा आपको नहीं पता चलेगा कि क्या क्या फिल्म में गठित हुआ था। इसी प्रकार आप जब भी वीडियो देखो, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको पता है कि सीधा आपके माइंड में जाता है और सेट हो जाता है, तो इसी प्रकार आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देख लेने या क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो। देखो वीडियो भी नहीं पढ़ो तो किसी भी बुक में कहीं भी आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उनको पढ़ो, अपना मूल्यांकन जरूर करो, क्योंकि अब आपके पास क्या है, थोड़ी पढ़ने का टाइम कम बचा है, 15 दिन ही बचे हैं, यानी कि 18 को एग्जाम है, तो आपके 2-3 दिन तो वैसे आपको पता है कि आपके निकल जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है पंजाब के लिए और अन्य जो डीएसएसबी और अन्य एग्जाम है तो उनके लिए आपको बिल्कुल फोकस बना के रखना है। तो अगला है कि निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सूचीकरण सिद्धांतों को, यहाँ पे देख लेना, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल, बड़े बड़े अक्षरों में दे रखा है, छोड़ मत आना, इस प्रकार का छोटा क्वेश्चन है, मैंने पहले करवाया है, के लिए उपयोगी किया जाता है। तो इसका नाम पूछा है कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम आपका पेरिस सम्मेलन। ये है क्या सर, ये है क्या, ये क्या सम्मेलन हुआ था? तो सन 1961 की बात है। कब? सन 1961 की बात है। इफ्ला के द्वारा, इफ्ला यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में एक कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। कौन कार्यक्रम का नाम क्या था? आईसीसीपी यानी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल का आयोजन कराया गया। इस कार्यक्रम में किया क्या गया सर? तो इस कार्यक्रम में आपके सूचीकरण के 12 सिद्धांत अपनाए गए। कौन से? सूचीकरण के 12 सिद्धांतों को अपनाया गया था और इस सिद्धांत में जो मैन मुख्य थे वो कौन थे? आपके एस बशीरुद्दीन थे, इनका नाम थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये 12 सूचीकरण के सिद्धांत बनाए गए। इसके आधार पर क्या किया गया आपका? AACR फर्स्ट यानी कि एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल फर्स्ट का निर्माण किया गया। कब? सन 1967 में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है चारों पांचों। कब किया गया? सन 1961 में। कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में। किसके द्वारा किया गया? इफ्ला के द्वारा किया गया था। अध्यक्ष कौन थे? तो एस बशीरुद्दीन। और इसमें क्या किया गया था? तो ये आपके क्या था? अंतर्राष्ट्रीय सूचीकरण के आपके 12 सिद्धांतों को अपनाया गया था। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन क्या है कि किसी व्यक्ति द्वारा संपादित सम्मेलन कार्यवाही में ACR2, यहाँ पे ACR2 पूछ लिया है, जिसका प्रकाशन कार्य कब हुआ? सन 1978 में। के मुख्य प्रविष्टि के शीर्षक निम्न के अंतर्गत तैयार किया जाता है। तो मुख्य प्रविष्टि और सहायक प्रविष्टि, दो प्रकार की प्रविष्टि तैयार करते हैं अपन। किसके आधार पर? यानी कि आपको पता है कि सहायक प्रविष्टि और मुख्य प्रविष्टि तैयार करते हैं। तो इसमें दे क्या रखा है? पहले तो अपन को यह ध्यान रखना है कि इसमें क्या पूछ रहा है कि सम्मेलन कार्यवाही के आधार पर किस नाम से बनाएंगे? तो अपन सीधा सीधा कर देंगे कि सम्मेलन के नाम से अपन क्या बनाएंगे? उसकी मुख्य प्रविष्टि बनाएंगे। उसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि निदानी सूची का निर्माण रख रखाव के लिए किया जाता है। तो निदानी सूची है वो किसके लिए इसका निर्माण किया जाता है? यानी कि सेल्फ लिस्ट के लिए। मैंने सेल्फ लिस्ट को आपको बताया भी है पहले, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और सीधे सीधे शोध क्वेश्चन होते हैं। तो जो निदानी सूची है इसका प्रयोग किया जाता है पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए इसका बनाव या इसको बनाया जाता है। या यहाँ पे पुस्तकालय कर्मचारी ना लेकर हो, यहाँ पे पुस्तकालय समिति हो, तो वो भी क्या हो जाएगी? आपकी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के थोड़े क्वेश्चनों को आपको देख लेना है निदानी सूची के बारे में। इसके बाद अपन का अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इंग्लिश में भी देख लेना और हिंदी में देख लेना। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक निम्नलिखित में से किस समूह का अर्जन कार्य के लिए किया जाता है? मैंने आपको बताया भी था अर्जन कार्य यानी कि अधिग्रहण सेक्शन, अर्जन सेक्शन और एक्यूजेसी सेक्शन। कौन सा? एक्यूजेसी सेक्शन। यहाँ पे लिखा भी है कि एक्यूजेसी वर्क के निम्नलिखित यानी कि वर्क इन द लाइब्रेरी। तो जो अर्जन सेक्शन है, अधिग्रहण सेक्शन के द्वारा पुस्तकालय में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि पुस्तकों का चयन किया जाता है। पुस्तकों का चयन, पुस्तक चयन के बहुत सारे उपकरण होते हैं कि कौन सी बुक लिस्ट बनाई जाती है, या अपन पुस्तक मेलों से भी क्या कर सकते हैं? पुस्तकों का चयन कर सकते हैं, या अन्य प्रकार की कोई INB BNB, ये क्या है कि आपके सारे क्या है? पुस्तक चयन टूल हैं। तो पुस्तकों का चयन किया जाता है, उनके बाद उनको खरीदा जाता है, खरीदने के बाद उनका बिल भुगतान किया जाता है, उनके बिल भुगतान के बाद उनका क्या किया जाता है? परिग्रहण किया जाता है। ये इनका क्या होता है? सही क्रम होता है। छोटा सा और याद रख लेना, क्योंकि देखो मेरा बताने का मेन मकसद होता है क्वेश्चन कम से कम कराएं लेकिन छोटे क्वेश्चन ज़्यादा कराएं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि मैं बिल्कुल पढ़ता रहता हूँ, मैं भी पढ़ता रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है, पेपर भी पढ़ते रहते हैं, अन्य प्रकार के कोई मैटर आता है तो नया वो भी पढ़ता रहता हूँ, स्टूडेंट के आंसर भी कमेंट करता रहता हूँ। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक सेक्शन होता है आपका टेक्निकल सेक्शन, तकनीकी सेक्शन होता है। और सीधा सीधा अभी वर्तमान में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तकनीकी सेक्शन के द्वारा मुख्य कार्य किया जाता है। तो तकनीकी सेक्शन के द्वारा दो मुख्य कार्य किए जाते हैं, वर्गीकरण और सूचीकरण। क्लासिफिकेशन और कैटालॉगिंग का कार्य है वो तकनीकी सेक्शन के द्वारा किया जाता है। तीसरा इसका कार्य पूछ ले तो वो पूछ लेना कि सूची का निर्माण करना। पुस्तकालय में सूची का निर्माण करना भी कौन सा विभाग करता है? तो वो आपका तकनीकी यानी कि टेक्निकल सेक्शन करता है। इसको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला कि निम्न में से किस अनुभाग में ISBN दी जाती है? तो
ISBN यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर निम्नलिखित में से कौन से अनुभाग में दिए जाते हैं, यानी कि कौन से सेक्शन में लिखे जाते हैं। तो इसका पहले तो सबसे राइट आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा नोट सेक्शन। कौन सा हो जाएगा? नोट सेक्शन हो जाएगा। अब इसके अनुसार बात करें कि किसके अनुसार पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है CC के अनुसार, क्योंकि आपका क्या होता है कि CC के अनुसार नहीं पूछेगा तो ACR2 में तो क्या होता है आपका ISBN पोर्टल अलग से होता है, ISBN संख्या लिखने का जो अलग से पार्ट होता है, लेकिन आपका CC में नहीं होता है। CC में क्यों नहीं होता है कि टिप्पणी सेक्शन होता है आपका नोट सेक्शन। पहले तो बात करें CC में कुल कितने सेक्शन होते हैं मेन एंट्री के क्लासिफाइड कैटलॉग कार्ड में, तो बात करें इसमें कुल सेक्शन होते हैं आपके 6। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है लीडिंग सेक्शन, दूसरा होता है हेडिंग सेक्शन, तीसरा होता है टाइटल सेक्शन, चौथा होता है नोट सेक्शन और पांचवा होता है असेसन और छठा होता है ट्रेसिंग। जो ट्रेसिंग क्या किया जाता है आपका जो कार्ड होता है क्लासिफाइड जो कार्ड होता है उस कार्ड के पीछे लिखा जाता है। अब अपन बात कर लेते हैं कि टिप्पणी सेक्शन में क्यों लिखते हैं। तो टिप्पणी सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें पुस्तक की अन्य जानकारियां आती हैं। इनकी पुस्तक के बारे में जो भी अन्य जानकारी है वो किस में लिखी जाती हैं? आपकी नोट सेक्शन में लिखी जाती हैं। तो नोट सेक्शन में कौन सा आ जाएगा? आपका ISBN आ जाएगा। इसका थोड़ा सा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला इंग्लिश में भी पढ़ लेना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचीकरण का उपसूत्र नहीं है, कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन सा सूचीकरण का उपसूत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपका? अनमेयता का क्या एक उपसूत्र है जो क्या आपका सूचीकरण का उपसूत्र नहीं है। आप कमेंट करके बताओगे कि सूचीकरण के उपसूत्र किसके द्वारा दिए गए, कब दिए गए, कितने दिए गए थे। यानी कि सबसे पहले दिए गए थे वो कितने थे, बाकी तो बाद में ऐड होते रहे हैं, 9 हो गए थे कुल टोटल, लेकिन सबसे पहले किसके द्वारा और किस सन में दिए गए आप कमेंट करके मेरे को बताओगे। अगला है कि समान विषयों के प्रलेखों को एक स्थान पर एकत्रित करने की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ लेना कि देख लेना रिलेटेड डॉक्यूमेंट ऑफ द सेम सब्जेक्ट, यानी कि पूछ रहा है कि समान विषय के समान पुस्तकों को समान स्थान पर रखना क्या कहलाता है। तो ये एक परिभाषा पहले पढ़ लेता हूं मैं। एक परिभाषा दी गई थी वर्गीकरण की, किसकी? क्लासिफिकेशन की एक परिभाषा दी गई थी किसके द्वारा? मार्गेट मान के द्वारा। किसके द्वारा? मार्गेट मान। क्योंकि मार्गेट मान, अब आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि एक मार्गेट मान महिला है या पुरुष है। छोटा सा ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन है। मार्गेट मान के द्वारा एक परिभाषा दी गई थी कि समान विषय की समान पुस्तकों को, यानी कि समान विषय की समान पुस्तकों को उनकी समानता या असमानता के आधार पर, यानी कि समान विषय की समान पुस्तकों को उनकी समानता या असमानता के आधार पर एकत्रित करना, यानी कि उनको विषयों को अलग अलग, जैसे समझ रहे हो आप, समान विषय यानी कि समान समान जो विषय उनको उसकी समानता यानी कि समान उनको एक साइड में, असमान उनको एक साइड में, समानता असमानता के आधार पर एकत्रित करना क्या कहलाता है? आपका वर्गीकरण कहलाता है। यह परिभाषा दी गई थी मार्गेट मान की, और उस परिभाषा से आपका सीधा सीधा क्या है क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से DDC का कौन सा वर्गांक सही अनुक्रम है। तो कौन सा वर्गांक हो जाएगा आपका? फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझ लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में स्टूडेंट का गलत होता है। आज के बाद ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा क्योंकि पूछा जा रहा है बहुत बार। कैसे पढ़ लेना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गाचार्य बोल रहा है। क्या बोल रहा है? वर्गाचार्य। क्या नहीं बोल रहा? व्याकरणाचार्य। व्याकरणा, देखो दोबारा से लिख देता हूं मैं, क्या नहीं बोल रहा? व्याकरणाचार्य नहीं बोल रहा। थोड़ा सा लिख लेना, देखो लिखने में थोड़ी यानी कि ग्रामर नहीं होती कि व्याकरण वो होता है। इसने एक पुस्तक लिखी थी वो बताएंगे, लेकिन व्याकरणाचार्य नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है वर्गाचार्य। वर्गाचार्य वो होते हैं जो क्या करते हैं? वर्गीकरण पद्धतियों का निर्माण करते हैं। कौन होते हैं? वर्गीकरण पद्धतियों का निर्माण करते हैं। अब इनमें से आपको पता होगा कि किस किस व्यक्तियों ने कौन कौन सी वर्गीकरण पद्धतियां बनाई हैं। मैंने बहुत बार वीडियो में बताया है, इतनी बार बता दिया कि आपको रट लेना है। सबसे पहले व्यक्ति है एच सी विलिस। एच सी विलिस ने सन 1935 में बनाई थी बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन, ग्रंथ सूची वर्गीकरण। इसके बाद CA कटर के द्वारा बनाई गई थी, वो बनाई गई आपकी सन 1891 में। कौन सी? एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन यानी कि विस्तारशील वर्गीकरण पद्धति बनाई गई थी। चार्ल्स एमी कटर इनका पूरा नाम है। इसके बाद एक व्यक्ति थे ये आपके जेडी ब्राउन। जेडी ब्राउन के द्वारा सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन बनाई गई थी सन 1906 में, जो क्या थी? एक वर्गीकरण की पद्धति थी। लेकिन WC वेरविक ने किसी भी प्रकार की कोई वर्गीकरण पद्धति का निर्माण नहीं किया। ये क्या है? एक व्याकरणाचार्य हैं जबकि वर्गाचार्य नहीं है। WC वेरविक का भी बहुत बार मेन रोल रहता है। इन्होंने भी एक परिभाषा दी है पुस्तकालय वर्गीकरण की, जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि पुस्तकों को, यानी कि लिख देता हूं मैं यहाँ पे, पुस्तकों को उनकी फलकों के आधार पर, पुस्तकों को उनकी फलकों के आधार पर व्यवस्थित करना तथा उनको पाठकों के लिए उपयोगी बनाना। पाठकों के लिए क्या करना? उपयोगी बनाना ही क्या कहलाता है? आपका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कहलाता है। इनके द्वारा क्या किए गए थे? आपके कुल टोटल 29 उपसूत्र दिए गए। कुल कितने उपसूत्र दिए गए आपके?
कुल 29 उपसूत्र दिए गए थे और कितने भागों में बांटा इन उपसूत्र को, 6 भागों में बांटा था। और इन उपसूत्र में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन जो 29 उपसूत्र दिए गए थे इनमें आपका प्रयोग किया गया था किसका, तो आपका शुद्ध अंकन का, इनकी शुद्ध अंकन का प्रयोग किया गया था, मिश्रित अंकन का प्रयोग नहीं किया गया, शुद्ध अंकन का प्रयोग किया गया था। और इनके द्वारा ही सबसे पहले केनन शब्द का प्रयोग किया गया। केनन शब्द, सबसे पहले जो केनन शब्द है, केनन शब्द है, इस केनन शब्द का प्रयोग भी सबसे पहले किसने किया था, W.C. वेरविक सेयर्स ने किया था। तो इनके द्वारा एक द ग्रामर क्लासिफिकेशन नाम की पुस्तक भी लिखी थी। द ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन नाम की पुस्तक भी किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो W.C. वेरविक सेयर्स के द्वारा लिखी गई है। कई बोलते हैं सर इतनी जानकारियाँ कैसे याद रहती हैं, तो इनके पीछे बहुत अच्छी मेहनत होती है। तो आप थोड़ा थोड़ा इस प्रकार के कई कमेंट भी कर देते हैं, सर इतनी आप कैसे बोल लेते हो, इतने कम टाइम में इतना कैसे मैटर याद रहता है और कैसे रहता है। इनके बारे में और भी बहुत जानकारी है, लेकिन जानकारियाँ ज़्यादा देंगे तो वीडियो बड़ा होता है। मैं वही जानकारियाँ शेयर करता हूँ बार बार वीडियो में जो एग्जाम में पूछी जा रही हैं, एग्जाम में आने की संभावना है या वर्तमान में आगे एग्जाम में किस प्रकार से उनको पूछा जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन का टाइम है, हमेशा लैंग्वेज चेंज होकर क्वेश्चन आपका आता है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में किस तत्वों को रेखांकित नहीं किया जाता, तो आपका हो जाएगा, इसे भी देखिए, यानी कि सी आल्सो को क्या किया नहीं जाता, रेखांकित नहीं किया जाता। इसको थोड़ा ध्यान रख लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मुख्य वर्ग यानी कि जो मैन वर्ग हैं CC के अनुसार, कोलन क्लासिफिकेशन के अनुसार डेल्टा का क्रमिक मूल्य मुख्य वर्ग के बीच आता है। तो जो भी एक मुख्य वर्ग होते हैं इनको सभी को ध्यान रखना, मुख्य वर्ग M और N के बीच आता है ये डेल्टा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंकन प्रविष्टि है। सबसे पहले तो आपको पता रहना चाहिए कि CRE है क्या, CIE क्या है, BIE क्या है, CRI क्या है। तो CRE होती है आपकी क्रॉस रेफरेंस एंट्री, क्या होती है आपकी क्रॉस रेफरेंस एंट्री। इसके बाद CIE होती है आपकी क्लास इंडेक्स एंट्री। इसके बाद BIE होती है आपकी बुक इंडेक्स एंट्री। इसके बाद CRIE होती है आपकी क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। ये क्या होती हैं, तो ये आपकी होती हैं CC क्लासिफाइड कैटालॉग कोड के अनुसार। ये उसकी क्या होती हैं, सहायक प्रविष्टियाँ होती हैं जो कैटालॉग कार्ड के पीछे अंकित की जाती हैं। कहाँ पे अंकित की जाती है, तो कैटालॉग, ये कैटालॉग कार्ड होता है। इस पे आगे के सेक्शन तो आपको मैंने बताए थे, लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन, नोट सेक्शन, एसेशन नंबर, यानी कि उसके बाद आपका ट्रेसिंग। लेकिन ट्रेसिंग पीछे की ओर अंकित किया जाता है। तो पीछे का पार्ट होता है, उसमें 2 पार्ट में उसको क्या कर लेते हैं अपन, डिवाइड करते हैं पीछे के पार्ट को। और 2 पार्ट में यहाँ तो आती है आपकी CRE, यहाँ पे क्या आती है आपकी CRE यानी कि क्रॉस रेफरेंस एंट्री, जो क्या होते हैं उसमें नंबर अंकित किए गए होते हैं, नंबर। और नंबर के आधार पर अपन को क्या बोलते हैं, उसको अंकन संख्या, यानी कि ओनली फॉर, यही एक सहायक प्रविष्टि होती है जिसमें अपन क्या करते हैं कि अंकन यानी कि नंबर को लिखते हैं। जबकि इस साइड में 3 एंट्री आपकी लिखी जाती हैं, क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री और क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। तो इस प्रकार इन तीनों में क्या है, नंबर अंकित नहीं किए जाते। जबकि एक CRE क्रॉस रेफरेंस एंट्री में अपन क्या करते हैं, नंबर को अंकित करते हैं, यानी कि कोई भी नंबर हो, नंबर को अंकित करते हैं, एक अंकन प्रविष्टि है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि CC क्लासिफाइड कैटालॉग कोड में क्लास इंडेक्स एंट्री कार्मिक रूप से निम्न भाग होता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपको मेरे को कमेंट करके बता देना है। इससे आगे के क्वेश्चन क्या करेंगे अपन कल के वीडियो में बातें करेंगे। तो आज के लिए यहीं पे अपन एंड करते हैं। इसके द्वारा 2 बातें आपको बताना देंगे कि 1500 क्वेश्चन, 1500 या 2000 क्वेश्चन है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर तैयार किए हैं, तो आप परचेज कर सकते हो, ज़्यादा कोई चार्ज नहीं है उनका। इसके बाद आपको 1400 क्वेश्चन, 1400 या 1500 क्वेश्चन वन लाइनर अपन ने तैयार कर दिए। अपने वन लाइनर आपको पता है कि किस प्रकार से तैयार करते हैं, कि पहले लिख लेते हैं कि क्लासिफाइड कैटालॉग कोड का सर्वप्रथम प्रकाशन कब हुआ, सन 1934 में। इसके बाद इसकी मुख्य बातें लिख लेते हैं। इस प्रकार CRE क्या है, BIE क्या है, इस प्रकार से अपन ने लगभग टॉपिक के अनुसार बात की है। जैसे कि ACR2 के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के 8 सेक्शन, जैसे कि कितने सेक्शन होते हैं, 8 सेक्शन होते हैं। उसके सहायक प्रविष्टि के कुल 7 सेक्शन होते हैं। तो इस प्रकार से उनके क्या होते हैं, सेक्शन होते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा अपन ने ऐड किया है। अपूपा का ऐड कर दिया कि अपूपा किस में होती है, वर्गीकरण में। अपूपा का कौन सा नियम होता है, दूसरा नियम। अपूपा है क्या, इसमें सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट क्या होते हैं, ये सारी अपन ने बातें ऐड कर दी हैं। कि रंगानाथन ने प्रायोगिक चरण कितने दिए हैं, कि प्रैक्टिकल कितने दिए हैं। ACR2, ACR के बारे में सारी जानकारी, जैसे कि ACR फर्स्ट, AAC कब आया, सन 1908 में। इसके बाद ACR फर्स्ट कब आया, AAC आया, ACR आया, बाद में ACR फर्स्ट आया सन 1967 में। ACR2 कब आया, ACR2 के कितने रिवीजन एडिशन आए थे सन। तो ये सारी बातें अपन ने 1400 क्वेश्चन है उनमें ऐड किए, तो उनके लिए भी आप देख सकते हो। चलो अपन लाइव सेशन का यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।